टुडेज डेट इज 7 जुलाई 2020 और जानने की कोशिश करते हैं 7 जुलाई को देश और दुनिया में कौन कौन सी घटनाएं हुई। 7 जुलाई 1981 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ। 7 जुलाई 1753 को ब्रिटिश संसद ने पहली बार यहूदियों को नागरिकता प्रदान की। 7 जुलाई 2011 को स्वीडन में पहली बार सिंथेटिक अंग का ट्रांसप्लांटेशन हुआ। तो ये थी 7 जुलाई को देश और दुनिया में होने वाली घटनाएं। नाउ वेलकम टू लर्निंग विद सुनील कुमार। टुडेज चैप्टर इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पार्ट 10, क्लास 10 हिस्ट्री, एंड टुडेज टॉपिक इज Italy unified, or you can say unification of Italy. Now let's start. During the mid of the 19th century, Italy was divided into 7 states. Out of 7, only one, Sardinia Piedmont, was ruled by Italian princely house. यानी कि जितने भी इटाली के पोर्शन थे, जितने भी इटाली के पार्ट थे, सिर्फ ये वाला पोर्शन जिसे हम कहते हैं सार्डिनिया पिडमोंट, इस पर सिर्फ इटालियन प्रिंसली हाउस का रूल था, और जबकि इस वाले पोर्शन पर दूसरे कंट्रीज का रूल है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं मिड 19th सेंचुरी के दौरान इटाली की पोजीशन क्या है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जो नॉर्दर्न इटाली है, इस पर ऑस्ट्रिया का कब्जा है। ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल है यहाँ पर। जो सेकंड पोर्शन आता है, जो मिडिल वाला पोर्शन है, इसे हम कहते हैं पेपल स्टेट्स कहते हैं। दिस इज रूल्ड बाय पोप, एंड साउदर्न पोर्शन इज नोन एज किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। ये वाला जो पोर्शन है, इसे हम कहते हैं किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। दैट पोर्शन वाज अंडर द रूल ऑफ बोर्बो किंग्स ऑफ स्पेन। नाउ वी सी सार्डिनिया पिडमोंट। दिस पोर्शन ओनली इज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउस। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज है इटाली का यूनिफिकेशन करने के। इटाली का यूनिफिकेशन करने में किन लोगों का रोल होता है? 4 लोगों का बहुत ही बड़ा रोल है। 4 people are there. They have played most important role in the unification of Italy. First we see Giuseppe Mazzini. Second, Victor Emmanuel II. He was king of Sardinia Piedmont. ये सार्डिनिया पिडमोंट का राजा था विक्टर एमानुएल II। थर्ड नंबर पे हम जो देखते हैं, जो तीसरे व्यक्ति हैं, वो है विक्टर एमानुएल II के चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है काउल। फोर्थ नंबर पर जो आते हैं, उनका नाम है जूसेप गैरिबाल्दी। ये 4 लोग हैं जिन्होंने इटाली के यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं रोल प्लेड बाय जूसेप मेजिनी। इससे पहले वाले पोर्शन में भी हमने बताया था, जूसेप मेजिनी का जन्म है वो जिनेवा में होता है, और ये एक क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। और इन्होंने क्या किया था? ही इस्टेब्लिश्ड सीक्रेट सोसाइटीज लाइक यंग इटाली, यंग यूरोप। और जो सीक्रेट सोसाइटीज के मेंबर होते थे, उनको क्रांति कैसी लाई जाती है, ये सब ट्रेनिंग दी जाती थी। तो जूसेप मेजिनी का बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहले कहानी की स्टार्टिंग करते हैं हम 1848 से। 1848 में क्या होता है? फ्रांस में क्रांति होती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। इसके दौरान क्या होता है? फ्रांस के राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है। इस घटना को देख करके यूरोप के दूसरे पोर्शंस में भी वहां के लोग क्रांतियां शुरू कर देते हैं। अब देखते हैं वियना। वियना इज कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। यहां के लोग क्या करते हैं? अपना जो हेड है मेटरनिक, उसके खिलाफ विद्रोह करते हैं। और वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। तो यहां पर ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। यहां पर जो लोग हैं, वो इनका अपना हेड है मेटरनिक, इसके अगेंस्ट में विद्रोह कर देते हैं। और मेटरनिक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था, और ये ऑस्ट्रिया को छोड़ करके भाग जाता है। जैसे ये खबर मिलती है, यहां पर जो लोग हैं, जो नॉर्दर्न इटाली में जो लोग हैं, क्या करते हैं? ऑस्ट्रियन एम्पायर के अगेंस्ट में विद्रोह कर देते हैं। ये चाहते हैं कि इनको आजादी मिले। अब क्या होता है? सार्डिनिया पिडमोंट ने देखा कि ये तो बहुत ही अच्छा चांस है अपने इस वाले पोर्शन को ऑस्ट्रिया से छुड़ाना। अब इसमें क्या होता है? सार्डिनिया पिडमोंट का उस समय जो राजा था, वो था चार्ल्स एल्बर्ट। और इस राजा ने क्या किया? 23 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में युद्ध की घोषणा कर दी। और इसके बाद क्या किया? सार्डिनिया पिडमोंट का साथ किसने दिया? सार्डिनिया पिडमोंट का साथ पोप ने भी दिया।
और इसके बाद यहाँ के जो किंग्स थे इन्होंने साथ दिया और ऐसा लग रहा था कि इटाली का यूनिफिकेशन बहुत ही जल्दी हो जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन क्या हुआ, युद्ध जब शुरू था उस समय 20 में पोप ने और यहाँ का जो किंग था उसने अपनी सेनाएं बुला ली। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ऑस्ट्रियन सेनाएं आ जाती है और इसके बाद सार्डिनिया पिडमोंट की जो सेना है उसको हरा दिया जाता है और फिर से ऑस्ट्रिया का इस पोर्शन पर कब्जा हो जाता है, यानी कि नॉर्थ इटाली में फिर से कब्जा हो जाता है। अब सेकंड हम देखते हैं नवंबर 1848 में क्या होता है। यहां पर गुसेप मेजिनी विद्रोह कर देता है। यहां पर गुसेप मेजिनी पोप के अगेंस्ट में विद्रोह कर देता है और पोप को मजबूर होकर के ये छोड़ करके सिसिली में आना पड़ता है और सिसिली के बाद वो फ्रांस चला जाता है और यहां पर जोसेफ मेजिनी रिपब्लिक की घोषणा कर देता है। अब क्या किया पोप ने, क्या किया, पोप फ्रांस के पास गया, उससे हेल्प मांगी और फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने यहां पर वापस सेनाएं भेज दी और इसके बाद जोसेफ मेजिनी का फ्रांस की सेना से युद्ध होता है जिसमें जोसेफ मेजिनी हार जाता है और वो निराश होकर के इंग्लैंड चला जाता है। तो ये वाला पोर्शन है पेपल स्टेट्स का फिर से पोप के अंडर में आ जाता है। तो हमने देखा जो जोसेफ मेजिनी है उन्होंने काफी कोशिश की थी इटाली का यूनिफिकेशन करने की और वो चाहता था कि इटाली में रिपब्लिक जो गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश हो, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, वी सी किंग विक्टर एमानुएल II। ही वाज द किंग ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट। याद रखना बच्चों क्या था, 1848 के दौरान जो किंग था सार्डिनिया पिडमोंट का जो राजा था वो था चार्ल्स एल्बर्ट, लेकिन 1849 में सार्डिनिया पिडमोंट का जो राजा है वो हो जाता है विक्टर एमानुएल II। अब क्या होता है, इटाली का यूनिफिकेशन करने की जो जिम्मेदारी है वो सार्डिनिया पिडमोंट पर आ जाती है और सार्डिनिया पिडमोंट का राजा कौन है, विक्टर एमानुएल II। और विक्टर एमानुएल II का चीफ मिनिस्टर कौन है, काउर। विक्टर एमानुएल II काउर को बोल देता है कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, आप इटाली का यूनिफिकेशन कीजिएगा। और काउर बहुत सारे अच्छे स्टेप्स लेता है, बहुत सारे सुधार करता है। काउर नहीं तो क्रांतिकारी है और नहीं डेमोक्रेट है, लेकिन ये फ्रेंच लैंग्वेज है बहुत ही अच्छे से बोल लेता है। काउर क्या करता है, डिप्लोमेटिक अलायंस करता है, किसके साथ, फ्रांस के साथ करता है। बहुत ही चालाकी से एक कूटनीतिक गठबंधन कर लेता है फ्रांस से और उसके बाद क्या करता है, ऑस्ट्रिया को 1859 में हरा देता है। दिस वाज द रोल ऑफ काउर, यानी कि ऑस्ट्रिया को हरा दिया। और यानी कि ये वाला जो पोर्शन था, नॉर्दर्न पोर्शन है, अब ये ऑस्ट्रिया के कब्जे में नहीं है और ये आजाद हो गए हैं। दिस वाज द रोल ऑफ काउर। और जैसे ही नॉर्दर्न पोर्शन आजाद होता है इटाली का और यहाँ पर है जो सिसिलीज वाले लोग हैं यहाँ पर भी विद्रोह कर देते हैं। किसके अगेंस्ट में, जो बुर्बो किंग्स हैं, जो बुर्बो किंग्स ऑफ स्पेन के अगेंस्ट में विद्रोह कर देते हैं। यहाँ पर जो स्पेशली पीसेस लोग हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं, किससे, जोसेफ गैरिबाल्दी से रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि लीड कीजिए। और जो गैरिबाल्दी है उसके पास क्या है, रेड शर्ट आर्मी है। वो मार्च करता है, साउथ में आता है 1860 में और वो मार्च करते हुए 1860 में साउथ में आता है और यहाँ के जो किसान हैं वो भी गैरिबाल्दी को सपोर्ट करते हैं और इस प्रकार से जो स्पेन के जो किंग्स थे, बुर्बो किंग्स थे, उनको हरा दिया जाता है और 1861 में इटाली का यूनिफिकेशन हो जाता है और इसके बाद विक्टर एमानुएल II को इटाली का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। चलिए यहाँ के जो सिसिलीज के लोकल लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ के जो लोग हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी कि इलिटरेसी रेट है बहुत ही हाई है। जब यहाँ पर विद्रोह हो रहा था तो बार बार इटालिया का नाम लिया जा रहा था और ये क्या कहते थे, ला तालिया के बारे में समझते थे कि शायद विक्टर एमानुएल II की वाइफ है जो कि पकड़ी गई है, उसको छुड़ाने के लिए शायद विद्रोह हो रहा था। इनमें यानी कि ये इतना भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि दीज पीपल आर सो इनोसेंट। नाउ वी आर गोइंग टू बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। आपके जो टेक्स्ट बुक में है वो यहीं तक आपका रोल दिया गया है, आप ये लिख देंगे तो ये आंसर कंप्लीट है। लेकिन अभी हम टेक्स्ट बुक के अलावा बताने जा रहे हैं 1870 में क्या होता है, फ्रांस और पर्शिया का युद्ध होता है।
हमने आपको जर्मनी की यूनिफिकेशन में बताया था पर्शिया वाज ए स्टेट ऑफ जर्मनी एंड पर्शिया लीड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब क्या होता है, पर्शिया और फ्रांस का युद्ध होता है और यहां पर इस युद्ध में पता लगता है कि फ्रांस हार रहा है। जैसे यहां पर ये बात पता लगता है कि फ्रांस हार रहा है तो फ्रांस क्या करता है, यहां से अपनी सेनाएं वापस बुला लेता है क्योंकि उसको युद्ध करना है पर्शिया के साथ। यहां पर फ्रांस की सेनाएं कब आई थी, जब पोप ने हेल्प मांगी थी फ्रांस से, क्योंकि यूसुफ मेजिनी ने पोप को भगा दिया था और पोप हेल्प लेने के लिए कहां गया था, फ्रांस गया था। तो फ्रांस ने हेल्प की थी और यहाँ पर फ्रांसीसी सेनाएं मौजूद थी। लेकिन जब पर्शिया के साथ इसका युद्ध होता है तो फ्रांसीसी सेनाओं को बुला लिया जाता है। लेकिन अभी विक्टर एमैनुअल II ने देखा कि ये तो बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है पोप को हराने का। अब विक्टर एमैनुअल II क्या करता है, अपनी सेनाएं पेपल स्टेट्स में भेज देता है और पोप को हरा दिया जाता है और इस प्रकार से 1870 में इटाली का पूरा यूनिफिकेशन हो जाता है। सो दिस वाज द यूनिफिकेशन ऑफ इटाली। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। हमने क्या देखा है, ड्यूरिंग द मिड ऑफ द 19th century इटाली वाज डिवाइडेड इनटू 7 states। ओनली सार्डिनिया पिडमॉन्ट वाज अंडर द रूल ऑफ इटालियन प्रिंसली हाउस। सिर्फ इस वाले पोर्शन पर इटालियन प्रिंसली हाउस का कब्जा था और ये जो पूरा इटाली है इस पर दूसरे कंट्रीज का कब्जा है। नॉर्थ पर ऑस्ट्रिया का है, पेपल स्टेट्स है, जो मिडल वाला पोर्शन है इसे हम पेपल स्टेट्स कहते हैं, इस पर पोप का कब्जा है। और जो साउदर्न पोर्शन है इसे कहते हैं किंगडम ऑफ 2 Sicilies, इस पर बोर्बो किंग्स ऑफ स्पेन का कब्जा है। इटाली के यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया, 4 people were there who played the most important role in the unification of Italy। इसमें देखते हैं जिसे मेजिनी है और इसके बाद यहाँ का जो राजा है सार्डिनिया पिडमॉन्ट का जो राजा है कौन है, विक्टर एमैनुअल II। और इनका जो चीफ मिनिस्टर है काउर है और 4th नंबर पर आते हैं वो है जूसेफ गैरिबाल्दी। इन 4 लोगों ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था इटाली के यूनिफिकेशन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1848 में क्या होता है, फ्रांस में क्रांति होती है और इस क्रांति में फ्रांस का जो राजा होता है वो गद्दी को छोड़कर भाग जाता है और इसके बाद यूरोप के अनेक देशों में क्रांतियां शुरू हो जाती है, विद्रोह शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, यहाँ के लोग अपने जो हेड है मेटरनिक के खिलाफ क्रांति कर देते हैं। अब मेटरनिक तो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था, अब ये क्या है ऑस्ट्रिया को छोड़कर भाग जाता है। जैसे यहाँ पर लोगों को पता चलता है कि मेटरनिक है ऑस्ट्रिया को छोड़कर भाग गया है तो यहाँ के लोग ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में विद्रोह कर देते हैं। और सार्डिनिया पिडमॉन्ट का जो राजा था उस समय उसका नाम था चार्ल्स एल्बर्ट और ये क्या करता है, मौके का फायदा उठा करके ऑस्ट्रिया के खिलाफ 23 मार्च 1848 को युद्ध की घोषणा कर देता है। अभी ऐसा लग रहा था कि जल्दी ही इटाली का यूनिफिकेशन हो जाएगा क्योंकि इस युद्ध में जो चार्ल्स एल्बर्ट है इसका साथ पोप भी दे रहा है और इसका साथ जो यहाँ के किंग्स हैं वो भी दे रहे हैं। लेकिन बीच में क्या होता है, पोप भी अपनी सेनाएं बुला लेता है और यहाँ के राजा हैं वो भी अपनी सेनाओं को वापस बुला लेते हैं और सार्डिनिया पिडमॉन्ट का जो राजा है चार्ल्स एल्बर्ट इसकी सेना है वो हार जाती है और वापस ऑस्ट्रिया का नॉर्दर्न इटाली पर वापस फिर से कब्जा हो जाता है। अब हम देखते हैं नवंबर 1848 में क्या होता है, यूसेफ मेजिनी यहाँ पर विद्रोह कर देता है पोप के अगेंस्ट में और इसका जो मंत्री होता है पोप का मंत्री कौन है, रोजी, उसकी हत्या कर देता है। और इसके बाद पोप है सिसिलीज में आ जाता है और सिसिली से पोप है सिसिलीज में आ जाता है और यहाँ से पोप डायरेक्ट फ्रांस चला जाता है मदद मांगने के लिए। फ्रांस क्या करता है, पोप की हेल्प करता है और अपनी सेनाएं यहाँ पर भेज देता है जिसमें मेजिनी के साथ युद्ध होता है। मेजिनी हार जाता है और हार जाने के बाद निराश होकर के इंग्लैंड चला जाता है। जूसेफ मेजिनी ने सीक्रेट सोसाइटीज भी इस्टेब्लिश की थी जिनका नाम है यंग इटाली, यंग यूरोप। सीक्रेट सोसाइटीज में लोगों को क्रांति के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। सो दिस वाज द रोल ऑफ जूसेफ मेजिनी। नेक्स्ट आते हैं विक्टर एमैनुअल II। ही वाज किंग ऑफ सार्डिनिया पिडमॉन्ट। याद रखिएगा बच्चों 1848 के दौरान सार्डिनिया पिडमॉन्ट का जो राजा था वो था चार्ल्स एल्बर्ट, लेकिन 1849 में सार्डिनिया पिडमॉन्ट का राजा कौन हो गया है,
विक्टर एमानुएल टू, और इसका चीफ मिनिस्टर है काउर। अब विक्टर एमानुएल टू ने काउर को बोल दिया कि इटाली का यूनिफिकेशन करो। अब काउर क्या है? काउर नहीं तो डेमोक्रेट है और नहीं रिवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी नहीं है, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही अच्छे से बोल लेता है और फ्रेंच लोगों से बहुत ही अच्छी इसकी दोस्ती होती है। अब ये क्या करता है? एक डिप्लोमेटिक अलायंस करता है। किसके साथ? फ्रांस के साथ। यानी फ्रांस के साथ एक बहुत ही चतुराईपूर्ण कूटनीतिक गठबंधन कर लेता है और इसके बाद ऑस्ट्रिया को 1859 में हरा देता है। अब ये वाला जो पोर्शन है, नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इटाली, ये अब आजाद हो गया। इसको देख करके यहाँ के लोग भी विद्रोह कर देते हैं और यहाँ के लोग गैरिबाल्डी से रिक्वेस्ट करते हैं विद्रोह को लीड करने के लिए। और गैरिबाल्डी क्या करते हैं? 1860 में यहाँ पर अपनी सेना के साथ आते हैं। उनकी सेना क्या है? आर्मी ऑफ रेड शर्ट, यानी कि लाल कमीज वाली सेना होती है, वो यहाँ पर आती है और यहाँ के किसान लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं और इसके बाद यहाँ के किंग को हरा दिया जाता है और इस प्रकार से 1861 में इटाली का यूनिफिकेशन हो जाता है और किंग विक्टर एमानुएल टू को यहाँ का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अभी भी पूरी तरह से इटाली का यूनिफिकेशन नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर अभी भी पोप का कब्जा है। लेकिन याद रखना, आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ ये वाला ही पोर्शन दिया गया है, यहाँ तक ही पोर्शन दिया गया है। आप आपके एग्जाम में यहाँ तक 1861 तक लिख देते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट है। लेकिन क्या है, 1870 में फ्रांस और पर्शिया का युद्ध होता है जिसमें फ्रांस हार रहा होता है। फ्रांस क्या करता है? यहाँ से अपनी वापिस सेनाएं बुला लेता है। जैसे सेनाएं वापस फ्रांस में चली जाती है तो यहाँ का जो राजा था, कौन? विक्टर एमानुएल टू, उसने देखा कि फ्रांस की सेनाएं चली गई है और यहाँ पर पोप पर अटैक कर देता है। पोप पर अटैक करने के बाद यहाँ पर पोप को हरा दिया जाता है और इस प्रकार से अब पूरे इटाली का यूनिफिकेशन हो जाता है। वो कब होता है? 1870 में। और यहाँ के लोगों के बारे में बता देते हैं। पीपल आर सो इनोसेंट एंड हियर इलिटरेसी रेट इज सो हाई, यानी कि बहुत ही अनपढ़ लोगों की संख्या ज्यादा है और वो बेचारे इतने भोले हैं। यहाँ पर नाम ले रहे हैं ला तालिया। इन लोगों को इसका मीनिंग नहीं मालूम है। ये समझ रहे थे ला तालिया विक्टर एमानुएल टू की वाइफ है जिनको हम छुड़ाने के लिए विद्रोह कर रहे हैं। सो these people were innocent. In this way we have seen unification of Italy. यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।